स्टार्ट कर रहे हैं भाई। भाई बस तू कहाँ पीछे कहाँ बैठा हुआ है? पढ़े। टेस्ट ना देने वाले कौन कौन है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया? तो नहीं दिया। इधर से किसने, एक मिनट रुको। इधर से किसने नहीं दिया टेस्ट? सबने दिया था लास्ट में, सबने। इधर से किसने नहीं दिया? अपने आप बता दूं फिर मैं, नहीं तो वो मंगाऊंगा। तूने नहीं दिया और बस सबने दिया है। इधर से दोनों को भगा दूंगा मैं, सच जब बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मत दो। चलो हेडिंग डालो, रूट्स टाइम लीव पढ़ रहे हैं। चलो फटाफट से आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। ये तो खत्म करे बेटा। रूट्स टाइम लीफ मेरे को ज्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो आसान टॉपिक होते हैं, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं। हेडिंग डालो, बेसिक फीचर लिखवा दिए थे जहां तक मुझे याद है। रूट के बेसिक फीचर लिखवाए थे, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। रूट किससे डेवलप करती है? रेडिकल से, ठीक है। तो बेसिक फीचर अपने ने लिखवा दिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सुनो ध्यान से। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, व्हाट इज रूट सिस्टम। हेडिंग डालो, रूट सिस्टम क्या होता है। जल्दी करेंगे बेटा, थोड़ा फास्ट। जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर में ये वाले टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा इस पे, जल्दी करेंगे। हेडिंग डालो, रूट सिस्टम। लिख लिया हेडिंग सबने? ठीक है, रूट सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। मैं बोलूंगा लिख पाओगे? लिखो चलो। वह अब पढ़ता ना लिखता कोई। देखो सुनो ध्यान से। दशहरे की जो छुट्टी उट्टी जो भी है, संडे को आपको एक पेपर दे दूंगा। टॉपिक बता दो, एक मॉर्फो आएगी उसमें संडे को, जो मैं दूंगा आपको। उसके अलावा क्या देना उसमें? प्लांट किंगडम में 3 चैप्टर सोच रहा हूँ, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम और मॉर्फो, ठीक है। तीनों का एक टेस्ट बना दूंगा। जो टेस्ट आपका होगा, मैं दशहरे वाले दिन उसको डाल दूंगा पीडीएफ। प्लीज बना लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप अगर कुछ पढ़ोगे नहीं इन दिनों में तो बेकार है। पुराना रिवाइज कर लो, सही है, ठीक है। कुछ बच्चों ने अपना जो बैकलॉग भी किया हुआ है उसको भी पूरा करो, पुराना रिवाइज कर लो, ठीक है। क्लियर? और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिवाली तक या जो भी छठ का टाइम है आपका, बच्चे इधर ध्यान दें कृपया, है ना। दिवाली तक जो छठ का टाइम है, 11th 80-90% जो भी आपकी जिस सब्जेक्ट में हो रही है उसको पूरा रखो, प्रॉपर याद कर लो, प्रॉपर उसके क्वेश्चन बना लो। तब आप अगले 12th के लिए रेडी हो, मतलब आप उस सिचुएशन में आ जाओगे कि अगर हमारा फैब में सिलेबस खत्म हुआ तो 3 महीने रिवाइज करके या 2 महीने रिवाइज करके सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये जो समय है आपका, ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उल्टे सीधे प्लान मत बनाओ, शाम को यहाँ जाएंगे उधर जाएंगे, ये सब प्लान मत बनाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं कुछ दिन बाद मेहनत शुरू करेंगे, ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद चीजें हाथ से निकल जाती हैं। ये जो मंथ है अक्टूबर नवंबर, एट मैक्स दिसंबर, यहीं तक कंट्रोल में है। उसके बाद चीजें हाथ से निकल जा चुकी होती हैं। और ये कोई नियम नहीं है जो आप में से कुछ के प्लान हो कि इस साल किसी तरीके से पढ़ लेते हैं या ले आते हैं 400-500 नंबर, अगले साल सिलेक्ट होंगे। आप पूरी जान लगाओ, नहीं हुए हुए वो एक अलग चीज है। जितने ज्यादा नंबर ले आओगे उतना अगले साल आप कॉन्फिडेंट रहोगे चीजों को लेके। क्योंकि एक चीज और कहानी खराब है, मान लो आपने पूरी जान लगाई या नहीं भी लगाई, आप 400 ले आए, 400 से लेके 450 का थोड़ा सा सिचुएशन जो है मुश्किल है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन आपने पूरी जान लगाई, मान लो नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन आपके 600 आ गए या 550 आ गए, फिर आपको श्योर है कि नहीं 110 120 नंबर तो मैं बढ़ा ले जाऊंगा। तो आपको अपने लाइफ का ये डिसीजन ध्यान से लेना पड़ेगा। ये वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको अगले साल कॉन्फिडेंस देगा कि आप और मेहनत से पढ़ पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे छोड़ने लगे। वो छोड़ने वाला काम मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप आखिरी तक पूरी फाइट नहीं मारोगे सिलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, फिर उतनी फाइट नहीं है उसके बाद।
पास होना है, ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे। अगर आप पढ़ के गए हो ईमानदारी से तो फिर फेल नहीं होता कोई मेडिकल कॉलेज में, अनटिल वो बहुत गड़बड़ ना कर रहा हो, बिल्कुल कॉलेज नहीं जा रहा है, कुछ सुनता ही नहीं है किसी की, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली नहीं होते। क्लियर है? तो इसलिए बोल रहा हूँ ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 2 महीना चलने वाला है। ये आपके आगे के बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। मान लो आपने पढ़ा नहीं, सोचा अगले साल करेंगे, आपके 300 नंबर आ गए, अगले साल कैसे श्योर हो कि 1 साल में हो जाएगा? फिर डिसाइड करने में आपको डाउट लगेगा। क्लियर है? और मान लो पेपर ठीक आ जाए, आपको आखिरी के 1 महीने 2 महीने में ऐसा हो जाए कि यार सब कुछ सही जा रहा है, तो हो सकता है 650 आ जाए, पर आप उस लायक बनो तो सही कम से कम। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लिखा था, हम लिख रहे रूट सिस्टम क्या होता है, तो लिखो 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 पार्ट ऑफ रूट्स, पार्ट ऑफ रूट, पार्ट ऑफ रूट, पार्ट्स लिखना है, पार्ट्स, PARTS वाला पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ रूट बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, पार्ट्स ऑफ रूट बिलो ग्राउंड, like 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 primary root, like primary root, comma root branch, primary root comma root branch, and root hair, and root hair। जमीन के नीचे जो भी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या है हमारे पास? प्राइमरी रूट, रूट ब्रांच एंड रूट हेयर। ठीक है, फॉर्म रूट सिस्टम। वो क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है। सही है? तो जमीन के नीचे जो भी हिस्सा वो क्या बनाता है? रूट सिस्टम। अब हेडिंग डालो, 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम होता है, जल्दी से करेंगे। 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम है। कितने टाइप का रूट सिस्टम है? 2। जल्दी से लिखो, 2 टाइप का रूट सिस्टम है। 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम। ठीक है, 2 टाइप का रूट सिस्टम है। सबसे पहला है टैप रूट, यस, टैप रूट सिस्टम। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं बेटा? एडवेंटिशियस रूट लिखते हैं। फाइब्रस ना लिख के क्या लिखते हैं? एडवेंटिशियस लिखते हैं। मैं बताता हूं क्यों। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मैं आपको एक बार आपको समझा देता हूं, पहले समझ लो फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। टैप रूट सिस्टम जो होता है हमारे पास, वो कुछ ऐसा होता है। इधर देखें बच्चे, हमारे पास टैप रूट सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो, हम बात कर रहे हैं टैप रूट की। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट 2 तरीके के हैं। टैप रूट में क्या होता है? ये मेरे पास क्या है? सीड है। सीड से नीचे की तरफ क्या बनता है? रेडिकल। ये बात समझ में आ रही है? अब रेडिकल ने ग्रो करके ये प्राइमरी रूट बना दी। ये जो पहले ग्रो करती है इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बन गई। यस, ये बन गई प्राइमरी रूट। यस, इस प्राइमरी रूट से हमारे पास इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी रूट। यस, और यहां पर जो बनती है इसको हम कहते हैं रूट ब्रांच या टर्शरी रूट बोल सकते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, और हमारे पास क्या हो सकती है? टर्शरी रूट है। यस, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सुन लो, आपको ये ध्यान रखना है, प्राइमरी रूट जो होती है वो किससे डेवलप करती है? रेडिकल से। प्राइमरी रूट किससे डेवलप करी? रेडिकल से। डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ये बात समझ में आ रही है? और वो बेटा क्या होती है? वो थिक, मोटी होती है, एंड परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट का मतलब होता है वो आखिरी तक रहती है। यस, क्या रहती है? आखिरी तक वो प्रेजेंट रहती है, तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो परसिस्टेंट का मतलब होता है आखिरी तक रहती है। अब यहां पर ये लिखेंगे कि फ्रॉम प्राइमरी रूट हमारे पास क्या डेवलप करती है? सेकेंडरी रूट। रूट हमारे पास क्या होगी? सेकेंडरी रूट ग्रो करती है। अब सेकेंडरी रूट जो होती है वो ग्रो करती है कुछ एंगल पे, ग्रो एट सम एंगल, मतलब वो सीधी नहीं ग्रो करती। यस, और जो प्राइमरी रूट होती है बेटा वो ग्रो करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रो करती है। ये डिफरेंस है आपके पास, सीधी ग्रो करती है। ठीक है, तो नीचे की तरफ ग्रो करती है सीधी। ये प्राइमरी है, ध्यान से समझो बेटा। ये आपके पास प्राइमरी रूट है, ये वाली। ठीक है, ये वाली रूट प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी है, उससे टर्शरी बन रही है। दूसरी चीज आप एक चीज समझो,
ये एग्जाम्पल क्या है इसका, डाइकॉट रूट्स है, डाइकॉट रूट है। डाइकॉट में कौन सा प्लांट, मस्टर्ड लिख सकते हो, सही है, मस्टर्ड लिख सकते हो, उसमें प्राइमरी रूट आती है। क्लियर है? क्या हो गया बेटा, लिखवाए पहले, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, टैप रूट सिस्टम हो गया। तो टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट बनती है किससे, रेडिकल से। वो मोटी होती है, परसिस्टेंट होती है, ग्रो करती है वर्टिकली डाउनवर्ड। यस। सेकेंडरी रूट किससे बनती है, प्राइमरी रूट से। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, मस्टर्ड। नोट करो, एडवेंटिशियस रूट बता रहा हूं, जल्दी करो बेटा, बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि उस ब्रांच का नाम रख दिया गया। सेकेंडरी रूट ब्रांच ही होती है एक तरह की। हाँ, नहीं क्यों, प्राइमरी बनाया। हाँ, प्राइमरी रूट होती है, रेडिकल तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। प्राइमरी रूट तो प्रॉपर रूट है, वो ऐसा थोड़ी कि रेडिकल ही है, वो नहीं। रेडिकल और रूट में फर्क होता है। रेडिकल किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट है। रूट एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, रेडिकल से बना है वो, ठीक है, ग्रो करके। सही है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सेकेंडरी रूट रेडिकल से बनी है, नहीं। हम हमेशा बोलेंगे कि सेकेंडरी रूट किससे बनी है, प्राइमरी से बनी। ठीक है, हो गया, जल्दी लिखो। चलिए आगे चलेंगे। टर्सरी को क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, रूट हेयर। नहीं 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 है, देख सुन मेरी बात सुन। रूट हेयर पहले इस पे बनते हैं, जब ये रूट मोटी हो जाती है ना फिर इस पे बनते हैं, जब ये बहुत मोटी हो जाएगी फिर इस पे बनते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, ये तो मल्टी सेलुलर चीजें हैं। समझ इस बात को, जैसे कोई प्लांट छोटा है, देखो आप लोग समझो, जब कोई प्लांट छोटा है तो उसमें भी प्राइमरी रूट बनी है, तो इस पर रूट हेयर होते हैं। जब ये रूट बहुत मोटी हो जाएगी तो इस पर सेकेंडरी बन जाएगी, फिर इस पर रूट हेयर बनेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रूट हेयर क्या है, सिंगल सेल की आउटग्रोथ होती है, तो उसको आप टर्शरी रूट कोई ब्रांच नहीं बोल सकते। अब आगे चलो, इधर देखो बेटा, लिख लिया सबने? जल्दी करो बच्चे, इतना धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग, 2000 साल में सिलेबस नहीं होगा तुम्हारा ऐसे। थोड़ा फास्ट लिखा करो, आसान टॉपिक तो फास्ट लिखो, है ना। मान लो जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनको तो ठीक है समझ आ रहा है, इजी वाले को तो जल्दी कोशिश किया करो लिखने की। और तुम लिखते नहीं हो, हैं? और याद भी नहीं कर रहे हो, टेस्ट भी नहीं दे रहे हो। टेस्ट दिया था, क्यों, बीमार हो गए थे? बीमार हो गए थे, हैं? डर लगता टेस्ट देने में? भाई साहब, तो उस दिन भी तो टेस्ट ही होगा नीट का, हैं? बताओ बताओ, उस दिन स्प्राइट पी के जाएगा, है? कोई और जाएगा तुम्हारी जगह? क्या कर रहे हो, सीरियस रहो यार आप लोग। सब चीज ठीक लगेगी लेकिन ये टाइम नहीं लौटेगा, और शायद दोबारा मौका नहीं मिला तैयारी करने का। हो सकता है आप में से कुछ की फैमिली सपोर्ट करे कि नहीं, अब तुम बीएससी करो फिर आईएएस बनना। हाँ, वो एक अलग चीज है सम। हाँ, वो एंगल पे होती है, जिधर पानी होता है। ये ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं यार, क्यों परेशान हो रहा है, इसमें कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इधर आओ भाई, ध्यान से सुनो। सेकंड हम लोग एडवेंटिशियस रूट लिख रहे हैं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एडवेंटिशियस रूट का क्या मतलब होता है, ये डेवलप करती है, डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। कहां से आती है, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं और से आ सकती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को?
ये रेडिकल, बेटा प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, क्या हो गया तुम लोगों को, बोर्ड पे ध्यान दो। तो ये रेडिकल के अलावा कहीं और से आ सकती है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में एक आती है मेरे पास फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है जरा समझो। आपके पास ये कोई स्टेम थी, इस स्टेम से प्राइमरी रूट बनी, पर वो प्राइमरी रूट बहुत पतली है, इनसिग्निफिकेंट है। फिर उस स्टेम के बेस से और भी रूट आ गई ऐसे। तो जो प्राइमरी रूट है वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, और वो खो गई एक तरीके से। तो फाइब्रस रूट कहां से डेवलप करती है? बेस ऑफ स्टेम से। कहां से डेवलप करेगी? बेस ऑफ स्टेम से। तो अगर कोई चीज बेस ऑफ स्टेम से आ रही है, रेडिकल से नहीं आ रही है, तो उसको एडवेंटिशियस बोलेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी, ये फाइब्रस है सारी, ये क्या है? फाइब्रस। आप कभी कोई घास उखाड़ो तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो स्टेम जो है बेटा, इसमें इसमें स्टेम बेस ऑफ स्टेम से आ रही है। इसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ज्यादा दिन तक है नहीं है, क्योंकि वो इनमें खो जाती है कहीं। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट लिव्ड कहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारे पास रूट ब्रांच से डेवलप कर जाए। रूट डेवलप फ्रॉम ब्रांच। कहां से डेवलप कर जाए? ब्रांच से। जब हम किसी ब्रांच की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की, जैसे बरगद वगैरह होता है। बरगद वगैरह की जो ब्रांच वगैरह होती है, उससे हमारे पास ये रूट यहां से आ रही होती है ऐसे, ये ब्रांच से आ रही होती है ऐसे। यस, प्रॉप रूट कहते हैं इसे। तो वो किससे बन गई? ब्रांच से। तीसरा आपने देखा है कि फ्रॉम लीफ डेवलप कर सकती है। हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ऐसे ब्रायोफाइलम टाइप के, उनपे यहाँ छोटी सी बड बनती है ऐसे। इस बड के अलावा यहाँ क्या बन जाती है बेटा? रूट बन जाती है। क्या बन जाती है? ऐसे रूट बन जाती है। समझ में आ रहा है? सही है। इस तरीके से हो सकता है। तो फाइब्रस रूट क्या है? टाइप है किसकी? एडवेंटिशियस रूट की, क्योंकि वो किससे बनी है? बेस ऑफ स्टेम से। 2021 या 22 का ये नीट का क्वेश्चन है, फाइब्रस रूट कहां से डेवलप करी थी। सही है? क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, जल्दी जिसको लिखना है। कहां से बेस ऑफ स्टेम? ये रहा ना बेस ऑफ, ये स्टेम है। लीफ हमने लिखा एडवेंटिशियस रूट की टाइप है फाइब्रस, ब्रांच और फ्रॉम लीफ। सही है, अगर रेडिकल के अलावा कहीं से आए। हाँ बेटा बोलो, जल्दी लिखें। प्राइमरी रूट पता नहीं चलती, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ेगा? मान ले ब्रांच, ये तो नीचे सपोर्ट के लिए होती है। प्रॉप रूट बनती है सपोर्ट के लिए, जमीन में जाएगी और स्टेम को सपोर्ट देगी प्रॉपर। हाँ वीडियो दिखाए थे, वो स्टिल्ट रूट थी। मेज में, मेज में थी। प्रॉप रूट बरगद में होती है। बरगद के अलावा रबड़ के पेड़ पे भी होगी, आप देख लेना। और भी आपको कई प्लांट्स दिखते हैं जिनमें आपको ब्रांच स्टेम से, आपको मतलब ब्रांच से रूट आती हुई दिख जाएगी। है बैम्बू नहीं बेटा, बैम्बू तो मोनोकोट है। उस पे ये वाली आती है, ये तिरछे वाले, वो स्टिल्ट होती है। ठीक है, बांस पे आपको दिख जाएगी, जहां पे काफी सारे वो बैम्बू इकट्ठा ग्रो करते हैं। लिख लिया? किसका? फाइब्रस रूट का ग्रास करो ना, इसका एग्जांपल करो, ग्रास। यस, ग्रास मोनोकोट में होती है फाइब्रस। चलो जल्दी करो, हो गया? भाई बस जल्दी करो, चलो जल्दी, फास्ट फास्ट। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, मेरी बात सुनो ध्यान से। टॉपिक यहाँ पे क्या पढ़ना है? रूल रूट, रूट का रोल बताओ जरा। मेन रोल ऑफ रूट क्या है? सबसे पहला रोल है हमारे पास वाटर, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। हाँ भाई, मिनरल किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? शाबाश। क्या कोई रूट अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर सकती है? हाँ या ना? ग्लूकोज?
तो फिर ऑर्गेनिक कैसे हो गया? हमेशा आयंस एब्जॉर्ब होते हैं। आयंस ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं? ऑर्गेनिक आयन भी होता है कोई? है? नहीं होता। और ये आयन नहीं है? है? है, बहुत बड़ा आयन है, ठीक है, चलो छोड़ो, जाने दो। दूसरा, हमेशा याद रखना बेटा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि प्लांट इनऑर्गेनिक नहीं लेगा तो ऑर्गेनिक कौन बनाएगा? सही है, ठीक है। दूसरा, एंकरेज। एंकरेज क्या होता है? सपोर्ट। एंकरेज क्या होता है? सपोर्ट। तीसरा होता है स्टोरेज। कुछ चीजें स्टोर करती है, स्टोरेज ऑफ फूड। पर हम लोग इस चीज को, फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। कुछ हार्मोन्स बनते हैं, जैसे ऑक्सिन बनता है, साइटोकाइनिन बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो रूट में बन रहे होते हैं। सही है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। खाने का स्टोर होता है और सपोर्ट के लिए काम करती है, और मेन काम है पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन और उसका इवन ट्रांसपोर्ट भी। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब हुआ? कि रूट में भी जाइलम फ्लोएम होता है। मेरी बात सुनो, दोनों बातों में फर्क है। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट, फर्क है दोनों बातों में। यस, जैसे स्टेम है, वो क्या करती है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। अगर मैं लिख रहा हूं कि रूट ट्रांसपोर्ट भी करती है, इसका मतलब उसमें क्या है? जाइलम फ्लोएम होता है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। किसी चीज को एब्जॉर्ब करना अलग बात है, ट्रांसपोर्ट करना अलग बात है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए उसमें? जाइलम फ्लोएम चाहिए। ठीक है, नोट करिए, चलिए चलो लिख लो जल्दी। यस। और जब वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करके किसको देंगे? जाइलम फ्लोएम को, फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा। है? एंकरेज मतलब सपोर्ट। रूट सपोर्ट भी तो देती है। ठीक है, क्या चीज बेटा? हाँ, नहीं, उस मिट्टी के साथ सपोर्ट देती है ना। और किसी भी प्लांट में बेटा, मेरी बात सुन, बहुत बड़े ट्री में मेरे पास ये मान ले बड़ी बड़ी रूट बन गई, यहाँ रूट हेयर है, तो जाइलम का पाइप कहाँ होगा? समझ इस बात को। जाइलम का पाइप ऐसे होगा, यहां पर भी जाइलम का पाइप होगा, यहां पर भी होगा। ठीक है, तो पानी इसमें आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है? लिख लिया सबने? चलो आगे चल रहे हैं। बेटा, रूट हेयर एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है, वो पानी मिनरल एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके रूट के अंदर लाकर वो जाइलम में छोड़ देता है। रूट बहुत गहराई तक जाती है ना, तो ऊपर तक जहां तक स्टेम है वहां तक तो वो जाइलम से ही आएगा। रूट का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। रूट हेयर किसका पार्ट है? तो फिर अलग ही चल रहे हैं सब। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है? पढ़ लो लाइन। मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट, द डायरेक्ट इलोंगेशन, मतलब रेडिकल से डायरेक्ट क्या बनती है? जो ग्रो करती है। सही है, ठीक है। उसके बाद वो लेटरल रूट बनाती है। लेटरल मतलब ऐसे साइड में। सेवरल ऑर्डर मतलब देखो इधर, जो पहली बनी है ये फर्स्ट ऑर्डर है मान लो, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गई। समझ आ रहा है? तो सेवरल ऑर्डर इसे कहते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। उसके बाद एक्सेट्रा का मतलब क्या है? सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ऐसे एक्सेट्रा लिखने का ही मतलब है। समझ आ गया? तो क्या बोल रहा है? रेडिकल के डायरेक्ट ग्रोथ से क्या बनती है? प्राइमरी रूट, उसके ऊपर सेकेंडरी बनती है, टर्शरी बनती है। ये कह रहा है सर। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब आगे देखेंगे। ये देखो, द प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या? और वो किस में दिखती है? मोनोकोट में, मस्टर्ड। मस्टर्ड में दिखती है। और मोनोकोट में क्या होता है हमारे पास? प्राइमरी रूट कैसी है? ठीक है, रिप्लेस बाई, ठीक है, कहां से आ रहे हैं? उसको क्या बोल रहे हैं? किसमें दिखता है? ग्रास फैमिली में। वीट, गेहूं में। गेहूं ग्रास फैमिली में। ठीक है, फाइब्रस समझ में आ गया? प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, बेस ऑफ स्टेम से क्या आई है? फाइब्रस आई है। ये लिखी हुई बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं।
उसके बाद हमारे पास अब ये कह रहा है सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन। अब मैं आपको ये डायग्राम में बता रहा हूं, यहां देखो आपके पास क्या है, हम बात कर रहे थे इसकी। तो जो बेम्बू का प्लांट है या मेज है, उसकी स्टेम पर ये नीचे फाइब्रस तो है ही, ऐसे नोड होती हैं, नोड पर ये स्टिल्ट रूट बनती है। ऐसे देखो नीचे तो अलग हैं, उसके अलावा ऐसी रूट भी आती हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि एडवेंटिशियस रूट कहां बता रहा है, ये एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल कहां कहां बता रहा है, कह रहा है ग्रास में होती है, और मॉन्स्टेरा एक प्लांट है, मैं बता रहा हूं वो मॉन्स्टेरा, और उसके अलावा बेनियन। बेनियन में कहां बनती है, ब्रांच से, यस। और ये वाली कहां बनी है, ग्रास पे नोड से। कहां बनी है, ये नोड है ना, ये सब नोड होती हैं, इस नोड से रूट बन रही है। समझ में आ रहा है। अब मॉन्स्टेरा का ट्री शायद आपने नहीं देखा, मैं दिखा देता हूं। मॉन्स्टेरा में क्या होता है, आपको दिखेगा कि रूट बाहर आ रखी है। बड़ा ट्री चाहिए कुछ भी चीजें, गधे हो तुम लोग एकदम से, कुछ भी। ये देखो इसने क्या किया, ये देखो ये इस तरह की रूट आती है, उसकी स्टेम स्टेम से कहीं से आ जाती है। ये दिख रहा है आपको, ओए फिर पागल हो तुम लोग, ये समझ में आ रहा है, सही है। ये क्या आ रहा है, इसकी स्टेम से रूट आ रही है ऐसे, इसको कह रहे हैं, हाँ स्टेम, स्टेम ब्रांच ही होती है बेटा। बरगद में ब्रांच से आ रही है, इसमें क्या है, मेन स्टेम को पानी में डाल दिया उसने, उसमें से रूट आ गई है। ऐसा उसमें भी होता है, आपके मनी प्लांट में भी होता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे प्लांट्स में हो जाता है। शुगर केन में बेटा नोड से आती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है, ये सारी एडवेंटिशियस हैं, ठीक है। नोट करो चलो जल्दी से, ये तो लिख लिया था ना हमने, इनके नाम लिख लो, नाम लिखो जल्दी से, नाम लिखो बेटा तीनों, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन। मॉन्स्टेरा लिख लेना बेटा, मॉन्स्टेरा के वहां से लिख ले, स्टेम से, सही है, ठीक है। नोट करो जल्दी से, लिख लिया सबने, है बच्चे। बच्चे प्रॉप रूट ये होती है, ये वाली जो है ना, इसको कहते हैं प्रॉप रूट, जो किससे आ रही है, बरगद से। इसको क्या बोल रहे हैं, स्टिल्ट रूट बोल रहे हैं, जो नोड से आ रही है, सही है। डेफिनेशन क्या है, अदर देन रेडिकल। रेडिकल का मतलब उसके अलावा नोड से आ सकती है, स्टेम से आ सकती है, और ब्रांच से आ सकती है, लीफ से भी आ सकती है। समझ में आ गया, ये कह रहा है ये, बस, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं प्राइमरी रूट का। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग प्राइमरी रूट का। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं प्राइमरी रूट का। डायग्राम बनाओ जल्दी से। हेडिंग डालो, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसका, प्राइमरी रूट का। बोर्ड पे ध्यान दो सारे, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर। बेटा अगर आप बात करोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, तो क्या होगा, आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो फिर फंस जाओगे। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत ही है ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बोर्ड पे ध्यान दें, कोई कुछ लिखेगा नहीं, जैसे मैं इस बोर्ड पे पूरा समझा दूंगा उसी को लिखना, बस आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सबसे पहले समझो, जो आपको कुछ बेसिक बातें हैं पहले समझ लो, बाद में उस पर कोई फर्जी टाइप का क्वेश्चन नहीं, पहले समझ लो इसको। ये प्राइमरी रूट होती है, ठीक है। प्राइमरी रूट रेडिकल से बनती है, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इस पे डिवाइडिंग सेल यहां होते हैं, यहां यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। अब ये डिवाइडिंग सेल किस में जा रहे हैं, मिट्टी में, नीचे मिट्टी में जा रहे हैं। मिट्टी थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है,
तो इन डिवाइडिंग सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले समझ लो फिर इसको लिखवाऊंगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप की शेप ऐसी होती है, इसे कहते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल, THIMBLE, थिम्बल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझना है आपको, ये प्राइमरी रूट है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सेकेंडरी रूट में रूट कैप नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी रूट में डिवाइडिंग सेल यहां अंदर है, यहां नहीं है। प्राइमरी रूट में डिवाइडिंग सेल कहां है? यहां पर, एकदम टिप पर। तो इसलिए जो ये स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी रूट का। कुछ बच्चों को लगता है नहीं ये सेकेंडरी का भी है, नहीं, ये स्ट्रक्चर सिर्फ प्राइमरी रूट का होता है, जिसमें ये डिवाइडिंग सेल होते हैं। इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ये रूट कैप। रूट कैप क्यों चाहिए? क्योंकि ये मिट्टी में ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं, इनकी सेल वॉल पतली होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, पतली सेल वॉल होती है। उतनी पतली सेल वॉल के सेल डैमेज हो सकते हैं, उसको बचाने के लिए एक प्रॉपर सेल्स का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसे रूट कैप कहते हैं। अब रूट कैप उस जगह नहीं होने चाहिए जहां पर इनकी जरूरत नहीं है, पहला। सेकेंडरी रूट में नहीं होंगे, क्योंकि सेकेंडरी रूट के डिवाइडिंग सेल्स यहां है, यहां थोड़ी है। ठीक है, ये कैसे बढ़ रही है? देखो, प्राइमरी रूट कैसे बढ़ रही है? या नीचे से, जो यहां है वो यहीं रहेगा, ये यहां से बढ़ रही है। सेकेंडरी रूट कैसे बन रही है? बढ़ रही है कि जैसे मान लो ये प्राइमरी है, उसके अंदर है वो ऐसे बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके डिवाइडिंग सेल यहां है, अंदर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसको रूट कैप नहीं चाहिए, सेकेंडरी रूट को। और रूट कैप किसको नहीं चाहिए? अगर वो प्लांट पानी में है। एक्वेटिक प्लांट के 3 उदाहरण आपको याद करने हैं, अगर कर सकते हो, या 4 करने हैं। एक है सबसे पहले इकॉर्निया। इकॉर्निया जिसे वाटर हायसिंथ कहते हैं, जो जलकुंभी कहते हैं ना जिसे, वाटर हायसिंथ। दूसरा आपने याद करना है पिस्टिया। उसके अलावा हाइड्रीला वेलिसनेरिया। सिर्फ 4 नाम याद करने हैं, ठीक है? तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें रूट कैप नहीं होती, क्योंकि वो मिट्टी में ग्रो नहीं कर रहा। पहला चीज समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज है यहां पर रूट कैप। रूट कैप किसको प्रोटेक्ट करती है? डिवाइडिंग सेल्स को। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब उसके बाद रूट कैप के बाद, ये रूट कैप है बेटा, रूट कैप के बाद ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डिवाइडिंग सेल्स होता है उसे कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। मतलब वहां के सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं, ये सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं। अब जरा डिवाइडिंग सेल्स के लिए कुछ बेसिक सी चीजें समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे। मेरी बात समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास ये रूट है, समझना इसे। यहां पर ये डिवाइडिंग सेल्स है, यहां पर ये डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है? ये डिवाइडिंग सेल्स है। ये अभी मैंने मान लो 9 सेल्स बना दिए। अगर हर एक सेल डिवाइड करके तो 18 सेल आ जाएंगे। अब क्या होता है कि मैं अगर उन 18 सेल को भी डिवाइड कर दूं, ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि यदि आप किसी सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाते हैं, अगर इनकी ग्रोथ नहीं हुई, इनका साइज नहीं बढ़ा, अब डिवाइड करोगे तो साइज नहीं बढ़। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ डिवीजन से ग्रोथ नहीं होती है, आपको हर डिवीजन के बाद सेल का साइज भी बढ़ाना है। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर तो सेल सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। अब इसने डिवाइड करके मान लो 18 सेल बना दी। ये सारे 18 सेल कैसे हो गए? ये सारे सेल कैसे हैं? मान लो ये डिवाइडिंग सेल है जो इसके डिवाइड होने से बने हैं। जब किसी सेल को आप डिवाइड कर देते हो तो 2 सेल का साइज एक सेल के बराबर ही है, ठीक है? तो अगर हर एक सेल की ग्रोथ होगी, हर एक सेल की ग्रोथ होगी तभी तो ग्रोथ होगी। समझ में आ रहा है? अब 18 सेल का साइज अगर बढ़ जाए तो 9 सेल का दुगना हो जाएगा। तो अब आपको क्या दिखेगा? यहां पर सेल्स दिखेंगे कि भाई ये 18 सेल्स हो गए। ऐसे ऐसे कितने सारे सेल्स हो गए? 18 हो गए। अब क्या होता है, ऊपर वाले जो सेल्स हैं जिनका साइज बढ़ा थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान लो ये सेल्स हैं, इन्होंने डिवाइड करके 18 बना लिए। जो ऊपर में कुछ सेल्स हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, नीचे वाले फिर डिवाइड करेंगे। समझ आया मैंने क्या पढ़ाया? नहीं समझ में आया? फिर रिपीट कर रहा हूं। ये देखो, ये आपके पास मान लो 2 सेल हैं, इन 2 सेल का मैंने साइज बढ़ा दिया, ठीक है? मैंने डिवाइड करके कितने सेल बना लिए? 4 बना लिए। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये 2 फिर डिवाइड करेंगे और बाकी के 2 परमानेंट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये चीज समझ में आ गई? ठीक बेटा, काम करना है ना सेल को। मान ले रूट किसकी बनेगी? परमानेंट सेल से तो बनेगी। तो हमें ये समझना है कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे, अब ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आपको, चलो ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये 4 सेल है, अब ये चारों सेल के मैं साइज बढ़ा दूं?
अब ये चारों सेल के क्या बढ़ गए, साइज बढ़ गए। अब चारों सेल को डिवाइड कर दो, 8 सेल हो गए। अब 8 सेल में से मेरे पास ये 8 सेल बन गए। अब इस 8 सेल में से, ध्यान से सुनेंगे बेटा, 8 सेल में से मेरे पास फिर ये 4 सेल परमानेंट हो गए। ठीक है, अब ये 4 फिर डिवाइड कर लो, या 6 सेल परमानेंट कर लो, 2 फिर डिवाइड करके 4 बनाओ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो एक चीज समझो आप ध्यान से, मेरे पास 4 डिवाइडिंग सेल है, 4 डिवाइड करके 8 बनाया। अब वो जो 8 सेल है ना, जो 8 सेल हमारे पास बने हैं, उस 8 सेल में से कुछ परमानेंट हो जाएंगे और कुछ फिर डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या दिखेगा कि एक जगह सेल डिवाइड कर रहा है, एक जगह उसकी लेंथ बढ़ रही है, और फिर मेरे पास परमानेंट सेल हो रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, जो ध्यान से मेरी बात समझ पाएगा, मेरे पास उनका नंबर फिक्स है कि कितने सेल डिवाइड कर रहे हैं। मानो 4 सेल हैं, 4 ने 8 बनाया, ठीक है। अब 8 में से 4 क्या हो रहे हैं, परमानेंट हो गए, बाकी 4 फिर डिवाइड कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, फिर 4 डिवाइड किए, 8 बने, 4 परमानेंट। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ सेल्स किसके बढ़ रहे हैं, परमानेंट के बढ़ रहे हैं? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ सेल्स किसके बढ़ रहे हैं, परमानेंट के। तो हमारे पास क्या होता है, जब आप रूट को ध्यान से देखते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, सबसे पहले आपको वो सेल्स दिखते हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड होने वाले सेल्स जो होते हैं उसको कवर कौन करता है, ये रूट कैप ऐसे कवर करती है। फिर आपको ऐसे सेल्स दिखते हैं जिनकी लेंथ बढ़ रही है, जिनकी क्या बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है। पर क्या ये भी परमानेंट होते हैं? नहीं। उसके बाद आपको कौन सी जोन दिखती है, जहां पे परमानेंट सेल है। और जहां पर परमानेंट सेल, अगर आप रियल में देखोगे ना, किसी रूट में बहुत छोटा सा एरिया होता है डिवीजन का, और बहुत छोटा होता है जिनके सेल्स की लेंथ बढ़ रही है। मैक्सिमम एरिया परमानेंट का होता है। और परमानेंट में भी क्या होता है, परमानेंट का मतलब क्या होगा कि बाहर ऐसे देखोगे तो इन सेल्स पर रूट हेयर बनेंगे। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? जो परमानेंट सेल का एरिया है। और अंदर जाओगे तो यहां जाइलम और फ्लोएम के पाइप होंगे, क्योंकि यहां पर सेल डिवाइड कर रहा है, यहां लेंथ बढ़ रही है, यहां कोई परमानेंट टिश्यू नहीं बन सकता। जाइलम फ्लोएम आपने बचपन में पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू कहां बनते हैं, कौन से रीजन में बनते हैं, जो मैच्योरेशन रीजन है। तो जब हम रूट को देखते हैं तो हमें 3 रीजन दिखते हैं। एक, जहां सेल डिवाइड कर रहा है। दूसरा, जहां सेल की लेंथ बढ़ रही है। तीसरा, जहां पर सेल मैच्योर हो रहा है। मैच्योर वाले रीजन में सेल्स एक्चुअल में बढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैच्योर वाले का सेल बढ़ता चला जाएगा हमेशा, क्योंकि इलोंगेशन वाला फाइनली कहां जा रहा है, मैच्योर वाले में। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो बेटा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो यहां पर आप खड़े हो, यहां पर कोई पर्सन है जो रोटी बेल रहा है, 4 रोटी उसके पास है, एक है उसको पका रहा है, एक है वहां रख रहे हैं। एक्चुअल में रोटियां किधर बढ़ेंगी, जहां रख रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वहीं बढ़ेंगी ना। किसी गिवन टाइम पे अगर आप तीनों को देखोगे किसी गिवन टाइम पर, तो यहां पर वो काम चल रहा होगा, यहां पर वो काम चल रहा होगा, और आगे वहां पे आपको चीजें बढ़ती हुई दिखेंगी। तो ग्रोथ एक्चुअल में मैच्योरेशन रीजन की होती है। अच्छा, ग्रोथ कराता कौन है? सेल डिवीजन से ग्रोथ नहीं होती है, नंबर बढ़ता है। ग्रोथ एक्चुअल में इलोंगेशन कराता है। जब तक लंबाई नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं होगी। ये चीज समझ में आ रहा है? तो अगर हम किसी प्राइमरी रूट को देखते हैं तो उसमें 3 मेन रीजन है। एक, जहां सेल डिवाइड करता है। दूसरा, जहां सेल की लेंथ बढ़ती है। और तीसरा, मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन जहां के सारे सेल्स परमानेंट है, तो अंदर उसमें जाइलम फ्लोएम होगा, और बाहर उसमें क्या होगा, रूट हेयर होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या रूट हेयर सब जगह होता है मैच्योरेशन रीजन पे? नहीं। रूट एयर वहां होता है जहां पानी है। जैसे मान लो ये रूट आपके पास है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये रूट आपके पास है, इस चीज को समझना आप। ये आपके पास रूट है अभी, यहां पर मेरे पास ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये डिवाइडिंग सेल्स है। यहां पर सेल्स वो हैं जो इनका लेंथ बढ़ रही है, ये समझ में आ रहा है? और ये वाला रीजन क्या है, मैच्योरेशन है। अभी क्या था, पानी जो था आपके पास यहां पर, इधर था पानी इतने रीजन पे। मैच्योरेशन यहां से यहां तक है, लेकिन पानी यहां से यहां तक है। तो यहां वाली जो लेयर होगी ये रूट हेयर डेवलप कर लेगी। क्योंकि अच्छा, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद रूट और गहराई पे चली गई, तो जहां जहां उसको पानी दिखेगा वहां वहां रूट हेयर ऐसे डेवलप करेगी। तो जो ऊपर वाले रूट हेयर क्या हुए, सूख जाते हैं। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? रूट हेयर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पानी की वजह से डेवलप होता है। इसीलिए क्या होता है, कई बार आप क्या करते हो, कुछ ऐसे पौधे हैं उनको अगर आप पानी में उनकी रूट को भिगो देते हो तो आपको रूट हेयर आसानी से दिख जाती है। ठीक है, पानी रूट को सड़ा देता है वो एक अलग चीज है,
उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन नहीं है जहां जो रूट ले सके उस तरीके से। ऑक्सीजन किसको चाहिए? रूट को। क्यों? क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करना है। तो रूट खराब हो जाती है पानी में अगर परमानेंट रहती है। आपने देखा भी है जब पानी लग जाता है बाढ़ का तो प्लांट सूख जाता है। सही है। उसका मेन रीजन क्या है कि मिट्टी में पहले जगह थी, वहां ऑक्सीजन थी, उसकी जगह वहां क्या भर गया? पानी भर गया। रूट को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है तो रूट मर जाएगी। रूट मरते ही ऊपर का प्लांट सूख जाएगा क्योंकि सब कुछ नीचे से ही जा रहा है उसके पास। ये वाली बातें समझ में आ रही है? तो किसी भी रूट को अगर आप ध्यान से देखो, तीन रीजन है, डिवाइडिंग, इलोंगेशन, मैचुरेशन। सबसे बड़ा रीजन कौन सा होता है? मैचुरेशन। समझ में आ रहा है? ग्रोथ सबसे ज्यादा किसकी दिखती है? मैचुरेशन की। और मैचुरेशन की ग्रोथ कराता कौन है? इलोंगेशन। दोनों में फर्क है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? चलो स्टार्ट करो, फटाफट से लिखेंगे इसको। आप बना लो डायग्राम। ये डायग्राम बना लो, सबके बारे में लिखेंगे। हाँ, तो उल्टे सीधे बहुत क्वेश्चन पूछता, बोल। है? हाँ, डिवाइडिंग सेल ही बाद में इलोंगेट करता है। इसने क्या किया है? सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर बता दिया है। कह रहा है एक सेल जो डिवाइड कर रहा है, एक सेल जो इलोंगेट कर रहा है। बिना इलोंगेशन करे वो डिवाइड नहीं कर सकता। सेल डिवाइड किया, फिर इलोंगेट किया, फिर डिवाइड किया, फिर इलोंगेट किया। सुन 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 सुन, ध्यान से। ये सेल है, ध्यान से देखो। इसने ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। फिर हर एक सेल ने क्या किया? इलोंगेट किया। फिर हर एक सेल ने फिर क्या किया? डिवाइड किया। फिर हर एक सेल ने क्या किया? इलोंगेट किया। अगर तू ध्यान से देखेगा, लेंथ एक्चुअल में इलोंगेशन से बढ़ रही है। ठीक है, अब तू मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर डिवाइड पहले हो रहा है कि इलोंगेट पहले हो रहा है? दोनों एक, कुछ भी कर ले, बिना इलोंगेट के डिवाइड क्यों करेंगे? समझ आ रहा है? अब देखिए, चार सेल इलोंगेट हो गए, इसमें से दो परमानेंट हो जाएंगे ऐसे, परमानेंट, रोल फिक्स। अब साइज नहीं बढ़ेगा। अब ये दो फिर डिवाइड करेंगे। अब समझ में आया? मेरी बात समझ में आई क्या कर रहा हूं मैं? अब ये दो परमानेंट हो गए, अब ये दोनों भी मान ले इलोंगेट हो जाए, ये दोनों भी क्या हो जाए? इलोंगेट हो जाए ऐसे। अब इनको डिवाइड कर दे ऐसे, या एक काम कर, इनको भी परमानेंट कर दिया। अब ये डिवाइड करेंगे तो परमानेंट वाले सेल बढ़ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो, ये जोन है, ये जोन है। पहले डिवाइडिंग सेल यहां थे, अब डिवाइडिंग सेल थोड़ा नीचे हैं, फिर डिवाइडिंग सेल और नीचे हैं, ऐसे चल रहा है। सेल वही है, जोन शिफ्ट हो रही है। नहीं समझ में आया किसी को? सेल वही है, जोन चेंज हो रही है, जोन नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए ग्रोथ हो रही है। बनाओ जल्दी से, चलो जल्दी करो। भाई सो गया तू? इसको नींद बहुत आ रही है आज। क्या हुआ बेटा? सर दर्द हो रहा है? हाँ, क्या हुआ है? रात में पढ़ रहा था? पढ़ रहा था नहीं? हाँ, शायद वो दिन भी आएंगे कभी, नहीं रात में पढ़ने वाले। अभी तो मूवी देख रहे हैं रात को, नहीं वेब सीरीज चल रही होगी। जोन शिफ्ट हो रही है बेटा। हाँ, चलो स्टार्ट करो भाई लिखना। बना लिया सबने? सबसे पहले रूट कैप के लिए लिखो, फर्स्ट रूट कैप। जल्दी जल्दी रूट कैप के लिए लिखेंगे। फर्स्ट लिखो रूट कैप, जल्दी लिखो बेटा। रूट कैप का डायग्राम कैसे बनाएगा? ऐसे बस बना ले ऐसे। तुम लोग कितने दुष्ट हो, समझ नहीं आता हमें कई बार। बना लो ऐसे, रूट कैप लिखो। फिर कहोगे सिर्फ हमें रूट स्टेम लीफ आता है, जिससे क्वेश्चन ही नहीं आता। लिखो रूट कैप, लिखो जल्दी से। रूट कैप लिखो, थिम्बल शेप। थिम्बल स्पेलिंग लिख लोगे? THIMBLE।
रूट कैप के लिए लिखो थिम्बल शेप कॉमा मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। परमानेंट सेल्स है नहीं, रूट कैप के परमानेंट सेल्स। थिम्बल शेप कॉमा मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। मुझे एक चीज बता बेटा, डिवाइडिंग सेल को कोई दूसरा डिवाइडिंग सेल थोड़ी बचाएगा, वो तो परमानेंट होना चाहिए। हाँ, तो मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, ये समझ में आ गई? ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रोल है इसका? प्रोटेक्ट। अब सुनो, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, प्रोटेक्ट टेंडर। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट। एपेक्स मतलब टिप। ये आएंगे क्वेश्चन में, पूछ देगा। टेंडर मतलब सॉफ्ट, एपेक्स मतलब टिप। समझ में आ रहा है? प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स ऑफ रूट, टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। और करके भी लिख लो, और डिवाइडिंग सेल। समझ में आ रहा है किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? टेंडर एपेक्स को या डिवाइडिंग सेल्स को। कोई डाउट? अच्छा, रूट कैप कहां नहीं होती ये बताओ आप? एक्वेटिक प्लांट में। तो लिखो रूट कैप एब्सेंट इन, लिखो तो सही, रूट कैप एब्सेंट इन सेकेंडरी रूट। कहां कहां नहीं होगी? रूट कैप एब्सेंट इन सेकेंडरी रूट, अंडरलाइन कर लेंगे। एंड रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, नाम लिखो उनके ब्रैकेट में, लिखो पिस्टिया। लिख लोगे PSITIA, पिस्टिया, और लिख लो इकॉर्निया। यही दो लिखने हैं आपको यहां पर, इकॉर्निया। लिख लिया पिस्टिया, इकॉर्निया। इनमें क्या नहीं होती? रूट कैप नहीं होती। क्या नहीं होती? रूट कैप नहीं होती। सही है? ठीक है, क्योंकि वो पानी में नहीं है ना, सॉरी मिट्टी में नहीं है, पानी में। आ जाओ नेक्स्ट, लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। सेकंड लिखो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी इसमें लिखते हैं, ध्यान से करेंगे। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी इसमें लिखेंगे। अब रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में क्या लिखोगे, सुनेंगे ध्यान से। इसमें लिखो सेल्स आर डिवाइडिंग, सेल्स आर डिवाइडिंग। डिवाइडिंग सेल्स के क्या फीचर होते हैं, कौन बताएगा? स्मॉल साइज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस बड़े साइज का होता है, और बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। सुन लो सारे। सॉफ्ट कवरिंग की जगह क्या लिखेंगे? सेल वॉल प्राइमरी। ठीक है, तो फटाफट से डिवाइडिंग सेल के फीचर लिखो ब्रैकेट में। हमने क्या लिखा? सेल्स आर डिवाइडिंग। क्या क्या फीचर लिखोगे? सबसे पहले लिखो स्मॉल साइज। क्या लिखोगे? स्मॉल साइज कॉमा डेंस साइटोप्लाज्म। क्या क्या फीचर है? स्मॉल साइज, डेंस साइटोप्लाज्म। और क्या लिखोगे? लार्ज न्यूक्लियस। क्या चीज बेटा? कोई बात नहीं, एक ही रखो अभी फिलहाल इसको। हमने क्या क्या लिखा है बेटा? स्मॉल साइज, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज साइज न्यूक्लियस। ठीक है, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। क्या लिखोगे? मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। ठीक है, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन लिख लिया, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन ये लिख लिया। ठीक है, क्लियर है? और कुछ लिख सकते हैं? वैक्यूल एब्सेंट, कॉमा लिखो, वैक्यूल एब्सेंट, और सेल वॉल प्राइमरी। ठीक है, वैक्यूल एब्सेंट और सेल वॉल क्या लिखोगे? प्राइमरी। कोई डाउट है इसमें? बोलो बेटा, कोई डाउट? बच्चे क्या होता है, सुन ध्यान से देख, क्या होता है, ये जो सेल्स है ना, अभी डिवाइडिंग सेल्स हैं,
तो इन्होंने क्या करा है, कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है? हाँ? अभी इनकी ज्वाइंट फैमिली है तो आपस में जुड़े हुए हैं। जब इनकी फैमिली अलग हो जाएगी तो रिश्ते तोड़ लेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूँ। सेल्स आपस में जुड़े इसलिए होते हैं क्योंकि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि परमानेंट हम कैसे होंगे, कौन से सेल बनाएंगे। तो सबके कनेक्शन आपस में जुड़े होते हैं। जब ये परमानेंट होंगे तो ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन टूट जाते हैं और सेल अलग अलग हो जाते हैं। तब तक वो आपस में कनेक्ट रखते हैं अपना साइटोप्लाज्म, मिलके डिसाइड करेंगे क्या करना है। समझ आ गया? क्योंकि सेल्स को बात करने के लिए न्यूरॉन नहीं है। एनिमल सेल तो है नहीं है कि न्यूरॉन जाकर बताएगा क्या करना है। सेल्स को कौन बताता है क्या करना है? एनिमल्स में सेल्स को कौन बताता है क्या करना है? और हार्मोन। शाबाश। दो दो तरह के मैसेंजर होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जा सकता है और केमिकल मैसेज जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब केमिकल मैसेज के लिए इसमें ब्लड तो है नहीं, सही है। दूसरा, इसमें न्यूरॉन तो है नहीं। अब क्या होता है, जगह जगह अपना ग्रुप बना लेते हैं और सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं, मिलके डिसाइड करते हैं फ्यूचर में क्या करना है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब जैसे जैसे परमानेंट होता जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे। समझ में आ गया? बोलो। वैक्यूल नहीं होता इसमें, बना नहीं है अभी, वैक्यूल बाद में बनेगा। भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, बात कर रहे हो यार, बात नहीं करो ना। लिखो, एडिंग डालो। सेकंड क्या लिखा हमने? दो अक्षर लिख लिया। थर्ड लिखो। थर्ड क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये कौन सा रीजन है जिसमें एक्चुअल क्या कराता है? ये ग्रोथ कराता है। तो लिखो, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन is actually responsible for growth. This region is actually responsible for growth. ये एक्चुअल में ग्रोथ कराता है। This region is actually responsible for growth, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेल साइज इंक्रीज। कॉमा करके लिख लो, सेल साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? सेल साइज इंक्रीज होता है। हाँ भाई, सेल का साइज कैसे इंक्रीज होता है, कौन बताएगा? ग्रोथ कैसे होगी? बेटा सुनो, मेरी बात सुनो। रीजन ऑफ इलोंगेशन के सेल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे बनाते हैं? साइटोप्लाज्म बढ़ा के, ठीक है। बोलो, सही है? ठीक। हाँ, और क्या करते हैं? सुन ध्यान से, सुन ध्यान से। ये मेरे पास सेल है, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा भी याद हो, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है, ये सेल वॉल है। यस, सेल वॉल आपको पता है ऐसे धागे होते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका सेल का साइज बढ़ाना है तो मुझे क्या क्या काम करना है? सबसे पहले इसमें पानी एंटर करना चाहिए, ठीक है। नया मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूल बना बना के इस पे चिपका दें, क्योंकि मेम्ब्रेन बताया था लिपिड की होती है, आराम से चिपक जाएगा। तीसरी चीज, ये जो सेलुलोज के धागे इनको लूज कर दें। अगर किसी चीज को अंदर से ग्रो करना है तो उसके ये जो बाहर का लेयर है इसको भी तो ग्रो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? तीन चीजें करनी है। पानी अंदर जाएगा, ठीक है। नया सेल मेम्ब्रेन बना के इस पे लगा देंगे। मेम्ब्रेन में क्या लगाओगे? लिपिड, ठीक है। और तीसरा चीज, सेल वॉल के धागों को लूज कर देंगे। लूज करने से क्या होगा बता देता हूं। पहले ये धागे बहुत पास पास थे, अभी थोड़े दूर हो जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा। बाद में नए धागे इसके बीच में फिट कर देंगे। समझ आ गया? ऐसे काम चलता है, साइज ऐसे बढ़ता है, और कोई तरीका नहीं है सेल का साइज। अगर हम इसके धागे लूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? सेल फट जाएगा। सही है ना? वो जैसे हल्क जब बनता है वो कपड़े फट जाते हैं उसके, है ना। मेरी बात समझो, अगर बाहर वाली लेयर ग्रो नहीं करेगी, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, उसको भी तो नया बनाना पड़ेगा। सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली? तो ये चीज है। अब आ जाओ जरा उसमें लिखते हैं मैचुरेशन में। थर्ड लिखो, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, नीट में बेटा यही सब क्वेश्चन आते हैं कि रूट हेयर कहां बनती है ना। सही है, रूट कैप कहां होती है। तो लिखो रीजन ऑफ मैचुरेशन लिखो। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो बेटा। इसके पास ये है, कोई किसी के पास होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, ठीक है। अब इसके पास ये है, इसके पास ये है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल कौन है?
रीजन ऑफ मैचुरेशन। लिखो इस बात को, लिखो, प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। प्रेजेंट क्या लिख रहे हैं? प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। लिख लिया? लिख लिया सबने? प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। अगला लिखो, अगला लिखो, लिखो रूट हेयर्स, कॉमा करके, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। इस रीजन में क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर प्रेजेंट है। ठीक है, रूट हेयर कहां प्रेजेंट है? इन दिस रीजन में। एक और पॉइंट लिख लो, लार्जेस्ट रीजन है। एक और लिख लो, लार्जेस्ट रीजन है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे ज्यादा बड़ा रीजन कौन सा ही है? इलोंगेशन। एक और पॉइंट लिख लो, लिखो, इन मैचुरेशन रीजन ओनली, इन मैचुरेशन रीजन ओनली, इन मैचुरेशन रीजन ओनली जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट। सही है? इन मैचुरेशन रीजन ओनली जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। रीजन? क्योंकि इसी में परमानेंट सेल्स हैं। रीजन क्या लिखोगे? हाँ, रीजन लिखो, रीजन या बिकॉज करके लिखो, रीजन परमानेंट सेल्स ओनली प्रेजेंट इन मैचुरेशन रीजन। परमानेंट सेल्स कहां प्रेजेंट है? मैचुरेशन रीजन। समझ में आया नहीं आया? बेटा यहां डिवाइड कर रहे हैं, यहां साइज बढ़ रहा है, परमानेंट सेल जहां होंगे वहीं जाइलम फ्लोएम होगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम कैसा टिश्यू है? डिवाइडिंग टिश्यू है, परमानेंट है, परमानेंट है। रीजन क्या लिखा हमने? नहीं लिखा बेटा? क्या लिखा है? रीजन, रीजन आर ई लिखो, लिख लिया? रीजन लिखना है परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज ओनली प्रेजेंट इन मैचुरेशन रीजन। रीजन और रीजन अलग अलग है, खिचड़ी ना बना देना उसकी। रीजन क्या है? परमानेंट सेल्स और टिश्यू ओनली प्रेजेंट इन मैचुरेशन रीजन, REGION। ठीक है, बोलो। हाँ भाई, अब यहां से कुछ नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस कर लो जिसको करने हैं, ऑल दो ये उसमें भी हैं आपके पास, वहां पे कर लेना इसको। ये सही है पहला? दोनों ठीक है? दोनों ठीक है? दोनों ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, स्पोरोफाइट का पार्ट है, नॉन ग्रीन होता है, ये नोड और इंटरनोड नहीं होते। यस, ठीक है। ये सब, हाँ बेटा, अच्छा ये इसलिए गलत है ये। बेटा दोनों में डेवलप करती है, उसमें शॉर्ट लिव्ड होती है। हाँ, मोनोकोट में ऐसा नहीं डेवलप नहीं करती, करती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। नहीं तो एब्सेंट लिखता ना वो उसमें। आगे ये समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांच को मिला के टैप रूट सिस्टम कहते हैं। टैप रूट सिस्टम किसमें एब्सेंट है? मस्टर्ड में तो टैप रूट होता है, ये फैबेसी है। डाइकॉट नहीं देख पा रहे हो तुम? वीट होगा। बेनियन में टैप रूट नहीं होती, इधर देखो, होती है, ये रही टैप रूट। वो तो ब्रांच से अलग से आती है उसमें। समझ में आया? बरगद में रूट नहीं होती मेन, उसकी बड़ी सी नीचे। आगे दोनों ठीक है? आगे बी होगा ना? एडवेंटिशियस रूट इसको छोड़ के बाकी जगह से आती है। सो रहे आधे बैठ के, पता नहीं। हाँ बेटा, एडवेंटिशियस होगी उसकी ब्रांच से,
और टैप रूट उसकी मेन है। छोड़ो, जाने दो, आगे डालो, स्टेम लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो स्टेम। जल्दी बेटा, रूट मॉडिफिकेशन लिखना चाहो लिख लो, मेरे हिसाब से आएगा नहीं, ऐसे ही नोट कर लो, कर लो, कर लो, करनी नोट ही करना है ना, नाम ही तो लिखना है। हाँ भाई, रूट मॉडिफिकेशन क्या होती है? एक मिनट सुनो ध्यान से, मेन रूट क्या है, मेन काम क्या है रूट का? एब्जॉर्प्शन, एंकरेज, थोड़ा खाना स्टोर करना और हार्मोन बनाना। अगर मेन रोल के अलावा कोई रोल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। अदर देन मेन रोल, अदर देन मेन रोल। यस, मैं सिर्फ टेबल लिखवा रहा हूं, इसी से काम चलाओ। अदर देन मेन रोल में स्टोरेज, पहले हमने स्टोरेज लिखा था, ये क्या हो रहा है? अच्छा, जंगली हो जाता है सब। इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा, मेरी बात सुनो। हमने यहां पर क्या लिखा है? स्टोरेज। ये स्टोरेज पिछले वाले स्टोरेज से कैसे अलग है? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा बहुत खाना रूट में हमेशा होता है, लेकिन ये वाली स्टोरेज वो है जिसमें बहुत सारा खाना है। जैसे आप देखो जरा, टैप रूट में, टैप रूट की स्टोरेज हमारे पास कैरेट में होती है, रेडिश में होती है और टर्निप में होती है। मतलब इसमें बहुत सारा खाना स्टोर है। तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है? टैप रूट की। यस, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन स्वीट पोटैटो होता है और एस्पेरेगस है, ये नाम याद करने आपने। यस, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन इसमें होती है प्रॉप रूट, और शुगर केन में क्या होती है? सिल्ट रूट। शुगर केन और मेज में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? सुने ध्यान से सारे बच्चे, अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे पानी भरा रहता है, मार्श एरिया, या जहां पे नमक ज्यादा होता है, उन एरियाज में हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं। उन एरियाज में क्या होता है? रूट को ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो रूट की जो प्राइमरी रूट वाला पार्ट, जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो कुछ रूट ऊपर आ जाती है। जब वो कोई भी आ सकती, बेटा इसको कैसे ऊपर लाऊंगा? समझ में आ रहा है? तुझे क्या समझना है? टैप रूट सिस्टम से आती है, तो सेकेंडरी है। अब ये जो सेकेंडरी रूट है, यहां जब ये ऊपर आ जाएगी तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे एयर एंटर करती है। पॉइंट क्या है कि हमें रूट तक हवा पहुंचानी है ताकि उसको क्या मिल सके? ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने आपको बताया पानी भरने से सड़ जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ऐसी रूट को हम, जो रेस्पिरेशन के लिए होती है, न्यूमेटो शब्द का मतलब होता है खोखला, न्यूमेटोफोर, फोर मतलब रूट, न्यूमेटो मतलब खोखला, फोर मतलब उसपे, फोर मतलब बियरिंग, कोनिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर। तो खोखला या छेद, जिसपे मतलब इस वाली रूट पे क्या है? छोटे छोटे छेद हैं, उससे वो खोखली है अंदर से। सही है? ऐसी बोन होती है आपके पास बर्ड्स में, न्यूमेटिक बोन्स, हल्की होती है ना बर्ड्स की बोन्स, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन्स। तो न्यूमेटो का मतलब छेद हो गया, खोखला हो गया, फोर मतलब लगा हुआ है। सही है? तो ऐसी, ये न्यूमेटोफोर किसका नाम है? नेम ऑफ रूट है। ये किसका नाम है? रूट का नाम है जो ऊपर आ गई है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। क्या एग्जाम्पल है? राइजोफोरा। अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं बता देता हूं। देखो, मेरे पास रेडिश जो है और कैरेट है, ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस। मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको ये उसमें एवोल्यूशन में हेल्प करेगा। जैसे मान लो ये दोनों रूट मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो और कैरेट। सही है? लेकिन अगर मैं स्वीट पोटैटो को कंपेयर करूं पोटैटो से, वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। दोनों का काम स्टोरेज है। अगर फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर अलग हो तो उसे क्या बोलते हैं? एनालोगस, होमोलोगस? एनालोगस बोलते हैं। सही है? समझो मेरी बात, सुनो। स्वीट पोटैटो, ध्यान सुनेंगे, स्वीट पोटैटो और पोटैटो किसका एग्जांपल है? एनालोगस का। ठीक है? यहां तक समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं लिखता हूं कैरेट और न्यूमेटोफोर, दोनों रूट है लेकिन फंक्शन अलग है, तो ये होमोलोगस हो गया। होमोलोगस क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब रूट है, फंक्शन अलग है, तो ये क्या हो गया? होमोलोगस हो गया। एनालोगस क्या होता है? फंक्शन सेम है। तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो का फंक्शन कैसे सेम है? स्टोरेज। लेकिन वो स्टेम है पोटैटो और ये क्या है? रूट है। समझ में आ रहा है?
ये वहां हेल्प करेगा बस। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, बातें ना बनाओ। एस्पेरेगस मोनोकोट है डाइकोट है? लिलिएसी में है, याद आया? यस। किस में आएगा? लिलिएसी में। भाई तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? हैं, दांत दिखाते रहते 24 घंटे तुम। हैं, तू लास्ट ईयर 12th करी है? लास्ट ईयर 12th किया है? सही बता, इससे पूछ रहा हूँ ये भाई। हाँ, लास्ट ईयर किया है 12th? कब किया है? हैं, उससे पिछले साल? तो सदमा कब लगेगा? 1-2 साल लग जाएगा उसमें भी। इतना खुश रहता है, मैं यही सोच रहा हूँ, ये सदमा कब लगेगा? हैं, नहीं, डेंसाइटोप्लास्ट का मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, डार्क कलर का, क्योंकि उसमें एक्टिविटी ज्यादा है। जब काम ज्यादा चलेगा, प्रोटीन ज्यादा बन रही होगी। जब प्रोटीन ज्यादा होगी तो राइबोसोम ज्यादा होंगे, उसकी वजह से वो डेंस हो जाता है। ठीक है, घर पे नहीं हंसते हो बिल्कुल भी भाई? हैं, ऐसे हंसते रहते हो? अच्छा, खुश हो जाता है, सही है। कोई बात नहीं। पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो स्पेशल लेटर आएगा एनटीए से, तुम्हारा हो गया, अब आना नहीं दोबारा पेपर देने, तब तुम्हें सदमा लगेगा। पढ़ाई करो इसलिए। और मनी मन सर को गाली देने से कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले, है ना? हाँ, तुम सर को देते हो, घूम जाता है एमडी सर की तरफ, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है। सर कल डिस्चार्ज हो गए, इसलिए आज होंगे अभी। अब ठीक है भाई, तो 3-4 जगह से टूट गया। हाँ, पता नहीं अब कैसे गिरे, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगता है। 3 साल से लगातार। हाँ, 2 पैर में हो गई, एक हाथ हो गया है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है वैसे लगता है। ठीक है, और अच्छा लग गया है, मतलब डॉक्टर सर्जरी कर रहा था, कह रहा था कि मुश्किल सर्जरी है, मतलब मेजर सर्जरी हुई है, क्योंकि ये निकल गया पूरा, और ये भी टूट गई है 2-3 जगह से, तो रॉड डला है। घर पे गिर गए, सोफा था, किसी ने थोड़ा आगे किया हुआ था, वो ध्यान नहीं दिया, उससे लगे, वो पता नहीं किसी एंगल से गिर गए, अचानक लग गई। अब ये मैं कैसे बताऊं भाई, वो तो यही बताया उन्होंने। पर वो गिरे, मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग, कई एंगल्स होते हैं, अनबैलेंस गिरते हैं तो ज्यादा लग जाती है। ठीक है। हाँ, पता नहीं कहाँ हॉस्पिटल में को बात कराते हैं तुम्हारी। है? है बेटा? पता नहीं उठाएंगे कि नहीं, अभी देखते हैं। लिखो इसे पहले, लिखो लिखो पहले, ये तो लिखो, हेडिंग डालो, स्टैम्प। अरे रुको तो सही, पहले देखने तो। ठीक है, क्या थे? साथ में कौन है? है, लेफ्ट है, लेफ्ट। हाँ, उन्होंने 2-4 दिन में पढ़ाने लग जाएंगे, तुम्हें दिख जाएगा ऐसा, प्लास्टर लेके, प्लास्टर लेके पढ़ा लेते हैं सर हमारे, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो मैं मिलाता हूँ, जब तक तुम लोग हेडिंग डालो, स्टैम्प पढ़ते हैं। लिखा नहीं? रुक जाओ, चलो जल्दी करो। तो उठा लिया फोन सर ने? सर ऑफलाइन में हूं मैं, एक बार। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है।
मुझे लगा काट दिया सर ने भी। हाँ दिख रहा है। अब दिख रहा है, दिख रहा है, देख लो बस। अच्छा चुप तो हो जाओ, आवाज कैसे आएगी। भाई देख लो, हाथ देख लो बस। हाँ सर, वो क्या बोल रहे हैं। हॉस्पिटल से आ ही रहा हूँ सर, ये कह रहा हूँ मैं डिस्चार्ज होकर के। अच्छा, ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं, पूछ रहे सिलेबस कब कराओगे। मैं करता हूँ आपसे, करता हूँ एक बार। चलो पढ़ो, नालायकों। अभी जस्ट आ ही रहे हैं सर, कितना 11 बज रहा है। हेडिंग वालों स्टैम्प पढ़ेंगे। चलो, तुम्हारी आवाज समझ सुनाई थोड़ी देगी वहां पे, ठीक है। हैं पढ़ना भाई, मुझे तो कराने दे। हाँ चल पढ़ते हैं। हेडिंग लाल स्टैम्प। सबसे पहले स्टैम्प के फीचर पढ़ेंगे। मैं स्टैम्प के फीचर्स लिख रहा हूं, हेडिंग डालो स्टैम्प। रेडिकल से क्या डेवलप करता है, रूट। स्टैम्प किससे डेवलप करता है, प्लूम्यूल से। पॉइंट्स लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या बेसिक फीचर। हेडिंग डालो, बेसिक फीचर लिखेंगे स्टैम्प के। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिया, डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। दूसरा, रूट में नोड इंटरनोड नहीं थी, इसमें होती है। सही है, तो लिखो नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट। नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट। नोड और इंटरनोड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, इट इज असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ग्रेविटी से क्या होगा, दूर जा रहा है। सही है, तो इट इज असेंडिंग पार्ट, इट इज असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट मींस नेगेटिव जियोट्रॉपिक। नेगेटिव क्या है, जियो। जियो मतलब ग्रेविटी, जियोट्रॉपिक। नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अच्छा, एक खास चीज होती है बेटा, पानी की तरफ रूट जाती है। स्टेम का पानी की तरफ से कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्सन नहीं होता। अगर सच में हो रहा होता, इधर देखो सारे, किसी ने ऐसा देखा है कभी कि यहां पर कोई ट्री था और वो पानी में घुस गया वैसे? नहीं, नहीं तो ऐसा होता ना, जो तालाब के पास के ट्री थे सब पानी में घुस जाते ऐसे। समझ आ रहा है मैं लॉजिकली क्या बात बोल रहा हूं। तो स्टेम का पानी से कुछ लेना देना नहीं है, वो रूट का है, क्योंकि रूट उसे एब्जॉर्ब करती है। स्टेम का पानी को लेकर कुछ लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ लाइट को लेकर है और ग्रेविटी को लेकर है। ये दो बातें समझ में आ रही है। तो हमने क्या लिखा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, लिख लिया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट लिखो, इट बियर। बियर मतलब लगा होना। इट बियर, इट बियर क्या लगा हुआ है, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर। इट बियर ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर। इस पे क्या लगी रहेंगी, ब्रांचेस, लीफ एंड फ्लावर, ठीक है। अब ये जो एनसीईआरटी की लाइनें आप देख लो, स्टेम क्या है बेटा, कैसा पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है। ब्रांच, लीफ, फ्लावर होगा, किससे डेवलप करता है, प्लूम्यूल से, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडिंग डालो नेक्स्ट। हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट लिखो इसमें। हेडिंग डालो टाइप ऑफ स्टेम, जल्दी। हेडिंग डालो टाइप ऑफ स्टेम। हेडिंग डालो टाइप ऑफ स्टेम। मेरी बात सुनो ध्यान से।
इसमें लिखो स्टेम कैन बी, स्टेम कैन बी ग्रीन और वुडी। टाइप ऑफ स्टेम में लिखो स्टेम कैन बी ग्रीन, ग्रीन समझ में आता है, हरी, और वुडी, वुडी समझ में आता है, सही है। स्टेम कैन बी ग्रीन और वुडी। उसके बाद लिखो एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सीधा, एक तो सीधा ऐसे ऊपर ग्रो करे और एक ऐसे। यहां तक क्लियर है। स्टेम कैन बी ग्रीन और वुडी, सीधी और हॉरिजॉन्टल, कैसी भी हो सकती है। उसके बाद लिखो बेटा, ये नींद सोए ना कुछ बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस, इसी में लिखो टाइप ऑफ स्टेम में लिखो अगली लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम, on the basis of different type of stem we have, या सॉरी वी नहीं लिखेंगे, प्लांट, प्लांट on the basis of type of stem, on the basis of type of stem plants are of three type, plants are of three type। सबसे पहले हर्ब, हर्ब क्या होते हैं, उनकी स्टेम ग्रीन स्टेम होती है हमेशा, सही है, क्या होंगे, ग्रीन स्टेम ओनली। फिर क्या आते हैं श्रब, श्रब की स्टेम इनिशियली ग्रीन होती है, फिर ब्राउन हो जाती है, ग्रीन देन ब्राउन। एंड थर्ड इज ट्री, ट्री में क्या होगा, स्टेम कैसी होगी, ब्राउन, ट्री की स्टेम कैसी होगी, ब्राउन एंड वुडी, एंड क्या होगी बेटा, ट्रंक प्रेजेंट होगा, मोटा तना होगा। अरे ध्यान से देखो सारे बच्चे, सबने टमाटर की स्टेम देखी है, हमेशा हरी रहती है, ब्राउन होती है, प्लांट मर जाता है। तो इसको अपने ने एक प्लांट को क्या बोल दिया, हर्ब। जो रोज है, तुलसी, और उसके अलावा नींबू, इनको श्रब बोलते हैं। नींबू का कोई बहुत मोटा तना नहीं बनता, समझ में आ रहा है, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं होती, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, श्रब बोलते हैं, समझ में आ रहा है। और ट्री क्या होता है, जिसमें मोटा तना बनता है, ट्रंक का मतलब मोटा तना, उसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा बरगद, पीपल, बरगद, नीम, इवन बैम्बू, बैम्बू को भी ट्री कहते हैं क्योंकि तना कितना मोटा है उससे ज्यादा बहुत ऊंचा जाता है प्रॉपर। कौन हमेशा ग्रीन रहता है, ब्राउन भी हो जाता है, लीफ ग्रीन रहती है। अगर नहीं याद है तो ध्यान से, बैम्बू इनिशियली ग्रीन रहता है, कुछ टाइम के बाद वो ब्राउन हो जाता है और उस पर लीफ रहती है, वो डेड नहीं होता। एक्चुअल में बैम्बू का प्लांट में फ्लावर 50 साल में आते हैं। किसने बोला है, 50 से 100 लिखा, ठीक है। हाँ चलो, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। सुनो 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 आप लोग, हमने आपको क्या पढ़ा है, सुनो। स्टेम कैसी हो सकती है, हरी हो सकती है या ब्राउन हो सकती है, सीधी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, समझ में आ रहा है। हमने कहा 3 तरह के प्लांट की कैटेगरी है, हर्ब, श्रब और ट्री, सही है। हर्ब हमेशा हरे होंगे, श्रब ब्राउन होते हैं पर मोटा बड़ा तना नहीं बनता, जैसे नींबू, बेर, बेर का भी बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता, कभी बेर कितना भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा नीम जैसा बड़ा नहीं हो सकता है। कैसे, एक ही लॉजिक है, बेर के पेड़ पर झूला डाल सकते हैं, बहुत पिटाई मारूंगा अभी, झूठ बोल रहा है। कौन सा ट्री, बरगद जैसा, पीपल जैसा मोटा ट्री होता है बेर का। फिर जहां, जहां अमरूद का तो अच्छा खासा बड़ा पेड़ होता है, बेर, बेर क्या होता है, जहां पर मान लो, सबसे पहले सुन, छोटा तालाब वगैरह है वहां पे बेर आसानी से उग जाता है। जो बेर जो है नींबू जैसा प्लांट है, बहुत बड़ा नहीं, कहीं कहीं पे कुछ बड़ा दिखेगा आपको, पर ऐसा नहीं होता, नॉर्मली बहुत हाइट नहीं होती उसकी। अब कुछ नहीं बता दूं मैं, चलो हेडिंग डालो बेटा। अब तुम इतना बड़ा प्लांट है, छोटे रहे होगे, उस पर झूला डाल रहे हो तो उसको भी काउंट कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा तुम्हें
बेटा मोटे तने वाला प्लांट बेर नहीं होता। पढ़े? हम किस बात पे बहस करें, कोई लॉजिक है? चलो हेडिंग डालो, बड। टाइम पास कर नहीं हुआ बेटा, बड लिखो, स्टैम खत्म करेंगे। बड लिखो जल्दी से, बड क्या होती है? बड हमने उसमें भी पढ़ाई थी, फ्लावर वाले टॉपिक में, किसी को याद है? बड क्या होती है देखो, फ्लावर वाले टॉपिक में पढ़ाई थी हमने। हाँ देखो क्या है बेटा, बोर्ड पे फोकस रखो सारे, कृपया करके बोर्ड पे फोकस रखें। कल मॉर्फोलॉजी का असाइनमेंट जो नहीं करके लाएगा उसको क्लास से भगा दूंगा, ध्यान रखना है। जितना करा दिया उतना करके लाना है, खाली क्या बचेगा, लीफ। लीफ छोड़ के 280 क्वेश्चन, कितने 200 क्वेश्चन है ना, 240 है जो भी हैं, तो 150 के ऊपर तो करे हुए मिलेंगे मुझे। हाँ बस, उसके बाद नहीं कोई। इधर देखो, स्टैम्प भी देखो। सबसे पहले बर्ड क्या होती है बेटा, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। बर्ड का मतलब होता है ऐसे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं भाई, बातें मना करो। और उसके बाहर ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये समझ में आ रहा है? तो बर्ड का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ, नहीं है ना, अनडिफरेंशिएटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इधर बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, अभी लीफ बनी नहीं है हमारे पास, टाइप ऑफ बर्ड होती है। टाइप ऑफ बर्ड किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ रोल। अगर रोल के हिसाब से कहें, मुझे बताओ, सबसे पहले एक होती है वेजिटेटिव बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड क्या करती है, ब्रांच और लीफ बनाती है, ब्रांच और क्या करती है, लीफ फॉर्म करती है। फिर हमारे पास एक होती है रिप्रोडक्टिव बर्ड। अपने सबने ये देखा है, फ्लावर आने से पहले जो बर्ड बनती है उस बर्ड को क्या बोलेंगे, फ्लोरल बर्ड या रिप्रोडक्टिव बर्ड। वो क्या देगी, फ्लावर। यहां तक समझ में आ रहा है? वो क्या देगी, फ्लावर देगी। क्लियर है बेटा? मॉर्फो का मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ फ्लावर वाले टॉपिक से आएंगे। रूट स्टेम लीफ रीड करके भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि आप फ्लावर वाले क्वेश्चन बना लो अब। क्लियर है? और कोशिश करो कि जो आपका दशहरे वाला जो वीक है उसमें वेस्ट ना करके ये 3 चैप्टर बायोलॉजिकल 3-4 क्वेश्चन बनाएगा, 3 क्वेश्चन प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी 3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गए या 10 क्वेश्चन हो गए, तो 10 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर होते हैं। ठीक है? तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं, एक मॉर्फो का, प्लांट किंगडम का, बायोलॉजिकल का एक पैकेट बन जाएगा जो आपको आना चाहिए। सेल साइकिल और क्या है हमारे पास, सेल और इवन बायोमोलिक्यूल उसके साथ जोड़ सको, वो तो अभी किया नहीं आपने। ठीक है, उनका एक पैकेट है। फिर आप देखो ह्यूमन फिजियो आपकी लगभग खत्म है, हो गई है, तो पूरी ह्यूमन फिजियो तैयार करो। कोशिश करो ये टाइम वेस्ट ना हो आपका, ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3-4 दिन आप उसको सेल्फ स्टडी पे लगा लो। अब इससे क्या होगा, और कैसा लिख सकते हैं बेटा, टाइप ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से बताओ। पोजीशन ध्यान से देखें बेटा, मैं एक डायग्राम में इसको सारा दिखा रहा हूं। ये मान लो कोई प्लांट है, इस पर ये नोड है, सबको पता है नोड्स होती हैं। ठीक है, इस नोड पर ये लीफ है, यस, इस पर ये ब्रांच है, ब्रांच पर भी नोड होती है। ठीक है, अब यहां पर जो बनेगी, यहां वाली, ये पढ़ चुके हम, इसको बोलेंगे एक्सिलरी। इस वाली को क्या बोलेंगे, एक्सिलरी। एक्सिलरी बर्ड कहां पर है, नोड पर। किस पर है, नोड पर। किस पर, एट लीफ एक्सिल। यस। अच्छा ये क्या काम करती है, गिव ब्रांच और फ्लावर। क्या बनाती है, ब्रांच या फ्लावर। अब यहां पर इसके ऊपर जो बर्ड है उसको क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड। क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड। ये किस पर होती है, ऑन स्टेम और ब्रांच, स्टेम और ब्रांच की टिप पर। यस। अब उसके अलावा बेटा कोई और बर्ड हो जो नोड के अलावा कहीं और बन जाए, मान लो यहां कोई बर्ड बन जाए, उसे एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं।
एडवेंटिशियस बड क्या होती है? जो अदर देन नोड डेवलप करे। जो कहां डेवलप करे? अदर देन नोड। आप में से कितने बच्चों ने, एक तो एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, लीफ पर बनती है ब्रायोफाइलम। किसने देखा है ऐसा एक लीफ होता है, उसके ये कॉर्नर्स पे यहां बड डेवलप करती है। अच्छा, किसने शीशम का पेड़ देखा है? पुराने शीशम के पेड़ पर उसकी रूट से बड आ रही होती है, उसकी कुछ रूट हल्की बाहर आ जाती हैं, उस पर छोटे छोटे प्लांट जैसा कुछ निकल रहा होता है, तो वो रूट से आ गई। हमने क्या डेफिनेशन लिखी एडवेंटिशियस वर्ड की? अदर देन नोड। जैसे एडवेंटिशियस रूट की डेफिनेशन लिखी थी अदर देन रेडिकल, याद आ रहा है? ऐसी एडवेंटिशियस वर्ड का क्या मतलब है? अदर देन नोड। अगर अदर देन नोड कोई बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में कौन सी बड है? लीफ बड है। यस, सही है। और क्या था हमारे पास एग्जांपल? मान लो हमने उसको शीशम, शीशम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डलबर्जिया सीसो बोलते हैं। इंग्लिश में शीशम बोलते हैं। ठीक है, छोड़ दो। अब आ जाओ रोल ऑफ स्टेम। सबसे पहले बेटा ये क्या बियर करता है? बियर ब्रांच, लीफ एंड फ्लावर। दूसरा, ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का, पानी का। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। यस। तीसरा, ये क्या करता है बेटा? ये हार्मोन सिंथेसाइज करता है। सही है, हार्मोन को भी बनाता है। ठीक है, ये आपने करना। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, लीव कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल के बाद हम लोग चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम, मैं नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ, चांसेस हैं। ठीक है, या तो एमडी सर आ रहे होंगे। बेटा कल क्लास है ना, कल मैं पढ़ाऊंगा, लीव पढ़ाऊंगा। लीव नहीं हुआ, लीव पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन जब मैं नया चैप्टर जो भी चालू कर रहा हूँ, कल कुछ हो सकता है चालू कर दे, नोट में पढ़ ले। इनकेस नेक्स्ट वीक में जब भी कर रहे होंगे तो चांसेस हैं कि शायद एमडी सर आए। ठीक है, अगर कुछ उनको इंप्रूवमेंट लगी, फील हुआ, हो सकता है अगले वाले वीक में भी मैं रहूं, उसके अगले वाले में सर आए। ठीक है, हाँ, क्योंकि हो सकता है ट्रैवल करने में दिक्कत हो उनको, तो ऐसे चांसेस है। आपको क्या करना है, मैं सर से बात कर लूंगा, ह्यूमन फिजियो का आपका 200-300 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर मैं उनसे बोल के सर से तैयार करवा दूंगा, एक मैं ले लूंगा। तो ह्यूमन फिजियो पूरी, और 3 चैप्टर मुझे चाहिए। कौन कौन से? मॉर्फो, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ सेल साइकिल सेल इजी है और कई बार घूम गया है, आपको रिपीट हो गया है ना? ठीक है, बोलो, समझ में आ गया? पूछ लो, सब सीट पे जाके पूछो, क्या मैं जो बोल रहा हूँ उस पर किसी को ध्यान नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? 3 चैप्टर बायोलॉजिकल, मॉर्फो, प्लांट किंगडम, इसको अच्छे से कर लो। सेल साइकिल और वो सेल वाला कई बार आपने किया है, तो वो जल्दी रिवाइज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद फिर प्लांट फिजियो है आपका 11th में मेन। ठीक है, चांसेस है मैं नॉटमी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाऊंगा, हट गया। ठीक है, हाँ, हट गया बेटा। ठीक है, क्लियर है? क्या चीज? स्टैम की मॉडिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में कल लिखवा दूंगा, चार्ट लिखवाऊंगा उसका बस। हाँ बच्चे,
हेलो हेलो हेलो। ये बोल रहे हैं ना कि आप लोग का कोई इंस्टॉलमेंट जमा है, फी बाकी है क्या? फी अगर बाकी है तो 14 तक जमा कर दीजिए, और नहीं तो फिर 14 के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं देगा आपको। जो भी फी बचा हुआ आप लोग का बाकी, वो पेमेंट कर दीजिए 14 से पहले। आप लोग मैनुअल वाला अटेंडेंस लगा लीजिएगा, सीट बाहर रखा हुआ गार्ड के पास। नहीं लगा था।